हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। राजनीति विज्ञान की इस सेकेंड ईयर की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान निर्माण की कहानी के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा करने के बीच में हम कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान न केवल हमारा विषय है, न केवल विषय के ज्ञान के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि समय समय पर हमारी राज्य व्यवस्था, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के बारे में ऐसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो न केवल हमारे विषय के ज्ञान को ये समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारा जो सामान्य ज्ञान है, करेंट अफेयर्स है, उनमें भी हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि ये मुद्दे करते हैं। इसीलिए मैंने ये आवश्यक समझा कि न्यायालय की अवमानना का ये जो मुद्दा अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के मामले में, तो क्यों ना हम इसकी चर्चा अभी कर लें, क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन का वीडियो हम बहुत विस्तार से उस समय करेंगे जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो मुद्दे अभी हाल फिलहाल चर्चा में हैं, तो उनकी चर्चा हम अभी कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगा। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपके लिए करेंट अफेयर्स भी तैयार होता रहे और भारतीय राज्य व्यवस्था का जो वास्तविक परिदृश्य है उसको उदाहरण सहित हम समझ सकें। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं न्यायालय की अवमानना का जो अभी मुद्दा उठ रहा है, चल रहा है, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये मुद्दा क्या है, ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, किस वजह से चर्चा में आया, इससे संबंधित हमारे संविधान में क्या प्रावधान है और अन्य देशों की स्थिति में भारत की स्थिति क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि न्यायालय अवमानना का जो मुद्दा है वो क्या है और किस तरह से हमारे लिए ये उपयोगी है, क्यों हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये मुद्दा किस वजह से चर्चा में आया। इस वीडियो में मैंने जो स्लाइड्स उपयोग की हैं वो ध्येय आईएएस की कुछ बनी हुई स्लाइड्स मेरे पास थी, जिनका उपयोग मैंने इसमें किया है और बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। हर विषय को इस विषय के अलग अलग पार्ट्स बना करके इसमें समझाया गया है ताकि हम आराम से इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से, अलग अलग इसके हर पहलू पर गौर कर सकें। तो उन्हीं स्लाइड्स से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आइए समझते हैं इन स्लाइड्स के माध्यम से कि ये मुद्दा है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मुद्दा है वो क्यों हाल फिलहाल में चर्चा का कारण बना हुआ है। तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वतः संज्ञान लेते हुए, यानी इसमें किसी ने केस दर्ज नहीं किया, बल्कि न्यायालय ने स्वयं इसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का एक नोटिस जारी किया। तभी से यह मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने ट्वीट में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों के अधीन अदालत के सामान्य कामकाज के बारे में टिप्पणी की थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के लिए उनके इस ट्वीट को दोषी पाया और उनको न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया। अब देखते हैं कि ये न्यायालय की अवमानना होती क्या है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया है, जिसके अनुसार अवमानना न्यायालय की प्रतिष्ठा या उसकी सत्ता के प्रति असम्मान प्रकट करने का अपराध है। यदि कोई न्यायालय की प्रतिष्ठा के प्रति असम्मान प्रकट करता है तो वो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। यह अधिनियम अवमानना या कंटेम्प्ट को सिविल और आपराधिक 2 हिस्सों में विभाजित करता है। सिविल अवमानना का अर्थ यहाँ ये है कि न्यायालय के किसी आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया जाना, तो ये है सिविल अवमानना। आपराधिक अवमानना में ऐसे काम या
प्रकाशन शामिल है जिसमें न्यायालय को अपमानित करते हैं या किसी न्यायिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं या किसी भी प्रकार से न्याय की स्थापना में दखल देते हैं। अगर इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो वो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी का कार्य होगा। न्यायालय की अवमानना के लिए हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई, अवमानना के संदर्भ में हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। तो अनुच्छेद 129 हमारे संविधान के 129वें अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया है। साथ ही यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 का खंड 2, यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच और उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत स्वयं जांच कर सकता है और दंडित कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 का खंड 2 के तहत अदालती कार्रवाई के विरुद्ध बोलने पर अवमानना प्रावधानों के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी यदि न्यायालय की अवमानना हो रही है किसी भी व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण, तो उस व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि उसके उस अभिव्यक्ति के कारण न्यायालय की अवमानना हो सकती है। इसके बाद में देखते हैं हम न्यायालयों के अवमानना की शक्ति का औचित्य क्या है, कि न्यायालय अपनी अवमानना होने पर दंडित कर सकता है। तो इस शक्ति का क्या औचित्य है, क्यों ये शक्ति प्रदान की गई है? इसका उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखना है और न्यायालय की अवमानना की शक्ति न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के खिलाफ, न्यायालय की गरिमा के खिलाफ, उसके महत्व को कम करते हुए उसके खिलाफ उसकी आदेशों को मानने से इनकार कर देगा और भारत की न्याय व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसीलिए न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसकी अवमानना की जाए तो वो अपने आदेशों को मनवाने के लिए और न्यायालय की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब देखते हैं न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अदालत अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत अदालत की अवमानना के लिए एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या 2000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंडित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अन्य देशों में इस बारे में क्या प्रावधान है, क्या वहाँ भी इस तरह के कानून हैं? तो अन्य देशों में भी न्यायालय की अवमानना के क्षेत्राधिकार को कम किया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो ब्रिटेन में इसे 2013 में ही समाप्त कर दिया गया था। कनाडा ने अवमानना परीक्षण को प्रशासन के लिए वास्तविक, महत्वपूर्ण और तत्कालिक खतरा माना है, इसलिए वहाँ भी इसको कम किया गया। अमेरिकी अदालतें अब न्यायाधीशों या कानूनी मामलों पर टिप्पणियों के जवाब में अवमानना कानून का उपयोग नहीं करती। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। पूरा भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही अवमानना की परिभाषा भी बहुत व्यापक है, इसलिए न्यायाधीशों और न्यायपालिका के आचरण की वैध आलोचना को रोकने के लिए भी न्यायालय की निंदा करने जैसे शब्दों की बहुत ही शिथिल व्याख्या की जाती है। यानी कई बार वैध आलोचना, क्योंकि किसी भी संस्था में अगर कोई भी गड़बड़ होती है, किसी भी प्रकार का
ठीक प्रशासन नहीं होता है तो उसकी आलोचना का अधिकार लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को होता है, लेकिन वैध और ये जो आलोचना जो कानून के अंतर्गत की जाती है वो वैध आलोचना कहलाती है। तो कई बार वैध आलोचना को भी रोक दिया जाता है इस शक्ति के द्वारा। प्रतिबंधों पर भी यथोचित युक्तियुक्तता बनाए रखनी चाहिए, परंतु आलोचनाओं के प्रति न्यायालय की यह अति सक्रियता अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए किसी संस्था की आलोचना करता है, उसके कार्यों की आलोचना करता है, तो उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो युक्तियुक्त होने चाहिए, उचित होने चाहिए। यदि उससे किसी को नुकसान होता है, किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो ही उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। कोई भी संस्था केवल अपनी आलोचना को, जो कि वैध आलोचना है, सही आलोचना है, बिना उसका परीक्षण किए उसको रोकने का प्रयास करती है, तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता और एक तरह से ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने वाला होता है। इस पर विचार करते हुए भारत में अवमानना के क्षेत्राधिकार में सुधार किए जाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहाँ व्यक्ति के अधिकार है, बोलने की आज़ादी है, दूसरी तरफ इन संस्थाओं के अवमानना की शक्ति के आधार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम करने का सवाल है। तो ये एक तरह से व्यक्ति और संस्था के अधिकार क्षेत्र का एक तरह से विरोधी पक्ष सामने लाता है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो किसी भी संस्था की युक्तियुक्त आलोचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, परंतु यदि वो आलोचना केवल मात्र अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, उस संस्था को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, तो वो एक लोकतांत्रिक आलोचना नहीं कही जा सकती।